सभी को नमस्कार। आज हम एक ऐसे शेयर के बारे में बात करने वाले हैं जिसने 2020 से लेके अभी तक काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, ऑलमोस्ट 500% से भी ज्यादा। और इस शेयर को कवर करने का एक रीजन ये भी है कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने इसकी रिक्वेस्ट की है। तो और जब मैंने प्राज इंडस्ट्री को यहाँ पे स्टडी किया है तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग पैरामीटर्स और इन्फॉर्मेशन मिली है। तो देखिए, अगर आप प्राज इंडस्ट्री में इन्वेस्टेड नहीं भी हैं तो भी आप इस वीडियो को इसलिए देखिए क्योंकि आपको समझ में आएगा कि एक शेयर के पीछे कितना बड़ा बिजनेस होता है और कितने अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो उसके सक्सेस को डिफाइन करते हैं। अगर आप प्राज इंडस्ट्री में इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप नहीं भी हैं तो आपको एटलीस्ट ये यहाँ पे समझ में आएगा कि एनालिसिस किस लेवल की जानी चाहिए ताकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट का पैसा है वो अच्छी तरह से ग्रो कर सके। सो देखिए, प्राज इंडस्ट्री कोविड के पहले काफी बड़े डाउनफॉल को फेस किया था। ऑलमोस्ट 61% का इसको डाउनफॉल हुआ था जुलाई 2019 से लेकर के मार्च 2020 तक के। और उसके बाद से ये जो शेयर है इसने 1300% का रिटर्न दिया है। यानी कि जो शेयर एक टाइम पे ऑलमोस्ट 50 रुपीज का था वो 733 रुपीज का हो रखा है और काफी मल्टीबैगर रिटर्न यहाँ पे देखे जा चुके हैं। अब इसके पीछे देखिए, डेफिनेटली कोई तो रीजन होगा जो यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आई है और वो ग्रोथ अभी भी सस्टेन की हुई है। तो इसको हम आज यहाँ पे डिकोड करेंगे। प्राज इंडस्ट्री को जब हम देखते हैं तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये किस तरह की इंडस्ट्री है, किस तरह की ये कंपनी है। ये एक बायोटेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कंपनी है और ग्लोबली इनके सर्विसेज है। यहाँ पे इसको ऐसे समझिए कि ये एक ऐसी कंपनी है जो कि बायो एनर्जी, वाटर प्यूरिफिकेशन, प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स, ब्रूअरीज, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, इन सेगमेंट्स में काम करती है। और ये एक तरह से ग्रीन एनर्जी बोल सकते हो आप, या एक तरह से बायो एनर्जी के सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी है जिसको सपोर्ट और जिसको रिकॉग्निशन इंडिया के लेवल पे और इवन ग्लोबल लेवल पे मिल रहा है। इसलिए इसमें काफी इंटरेस्टिंग फैक्टर्स आपको पता चलेंगे। सो अभी देखिए, ये मार्केट कैप जो है ये इसका अभी मिड कैप के कैटेगरी में ये है, बट ये 2-3 साल पहले ये एक स्मॉल कैप हुआ करता था। स्टॉक का पी अभी 50 के अराउंड 49 चल रहा है। अगर इंडस्ट्री पी से कंपेयर करें तो 44 का या 45 का इंडस्ट्री का पी है। सो उसके कंपेयर में देखा जाए तो इंडस्ट्री के पी पे ही ट्रेड कर रहा है। एंड आरओई इसके काफी स्ट्रॉन्ग है, 30-23 के रेंज में है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10% है। ये 10% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस तरह की कंपनियों के लिए काफी सस्टेनेबल है, काफी सफिशियंट है, बिकॉज ये बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और बड़े बड़े इक्विपमेंट वाली कंपनीज है। तो यहाँ पे डेफिनेटली उनके ऑपरेशन में काफी एक्सपेंसेस होते हैं जिसकी वजह से इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10-12% काफी अच्छे माने जाएंगे। अब यहाँ पे देखा जाए तो रिजल्ट और डेट काफी इनका अच्छा है, स्ट्रांग है। इनका जो, अगर हम यहाँ पे प्राइस एक्शन को देखें तो जो इनका 2007-8 का जो प्राइस था वो रिसेंटली 2021 में वो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है। ये वो सिमिलर पैटर्न है जैसे कि हमने देखा था टाटा पावर में। ठीक है, जब कंपनी का बिजनेस पूरी तरह से टर्नओवर होता है, टाटा पावर पहले क्या कोल से पावर बनाता था, अब वो रिन्यूएबल एनर्जी से पावर बनाना शुरू किया, इलेक्ट्रिक व्हीकल में अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया। तो जब किसी कंपनी का बिजनेस ही टर्नओवर हो जाए, बिजनेस का जो मेन सोर्स है वो ही डेवलप हो जाए, तो कंपनी इस तरह से टर्न अराउंड देती है। अगर आप इसको 2019 के टाइम पे देखते तो ये जो चार्ट पैटर्न है ये ग्रीन नहीं दिखता, और जो इसका जो चार्ट पैटर्न है वो शायद बहुत डाउन ट्रेंड की तरफ होता। लेकिन उसके बाद से जो इसमें एक टर्न अराउंड आया है, इसके पीछे बहुत बड़ा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव रीजन है जो कि हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। पी रेशियो अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली जो इसका मीडियन पी है 24 रहता है और अभी ये अपने 50 के पी पे ट्रेड कर रहा है। यानी कि ये मीडियन पी से काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन जो कि मैंने बोला कि इसका जो बिजनेस है वो अलग तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो डेफिनेटली इसका जो पी है इसमें करेक्शन आएगा और ये जो इसकी इंडस्ट्री की पी है उसके अराउंड इसका मीडियम पी आना चाहिए। सो अभी जो इसका पी 50 का दिख रहा है वो मुझे काफी कंफर्टेबल लगता है। नेक्स्ट अगर हम इसका बैलेंस शीट देखें तो डेफिनेटली यहाँ देखिए, इसका अभी जो रिसेंट लास्ट ईयर का रेवेन्यू रिपोर्ट हुआ है वो 3400 का सेल्स रिपोर्ट हुई है, जो कि अगर आप पिछला इनका डेकेड देखेंगे यानी कि 2013 से लेकर के 2020 तक के इनकी जो सेल्स होती थी वो 1000 के अराउंड होती थी। ये 1000 का सेल्स करने वाली कंपनी अब 3500 का सेल्स करने लगी है विद इन 4 ईयर्स। तो यहाँ पे डेफिनेटली तो कुछ तो ऐसा हो रहा है जो कि नए तरीके से इनके पैसे बनना शुरू हो रहे हैं। और सेम चीज आपको इनके प्रॉफिट्स में भी दिखेगी। जो 70-80 का जो प्रॉफिट किया करती थी जो कंपनी, अब वो कंपनी 200-300 के तक का प्रॉफिट करना शुरू कर दिया। सो ये क्लियरली दिख रहा है कि समथिंग इज चेंजिंग। और वहीं अगर आप देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कोई ज्यादा चेंज नहीं आया है। इसका मतलब इनके ऑपरेशंस में कुछ एडवांसमेंट करके इंटरनली इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया है जिससे इनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं। डेफिनेटली एक्सटर्नल कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिन्होंने सेल्स बढ़ाया जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ी है। सेम चीज आपको ईपीएस में भी दिखेगी। जो पहले की इसकी ईपीएस 3-4 की होती थी, अब वो ईपीएस जो है वो 15 की हो गई है। इसकी जब मैंने रिसर्च की कि ऐसा क्यों हो रहा है तो काफी इंटरेस्टिंग पैरामीटर्स मेरे को देखने में आया जो कि हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। अभी क्विकली इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो देखिए, प्रमोटर 32, एफआईआई 18-13। सो ये काफी स्टेबल एक तरह से शेयर होल्डिंग पैटर्न है जो कि काफी क्वार्टरों में सेम ही है, राइट। और अगर हम ईयरली देखें तो ईयरली भी काफी हद तक के पिछले 3-4 सालों से एक सेम पैटर्न आपको प्रमोटर में, एफआईआई में और डीआईआई में दिखेगा। एंड पब्लिक की होल्डिंग 40 से लेकर 34% की है, विच इज गुड। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं दिखती। सो अब हम थोड़ा सा टेक्निकली देख लेते हैं प्राज इंडस्ट्री का
चार्ट पैटर्न। सो यहाँ पे जैसे कि हमने बोला कि 2007-8 की जो इनकी पीक थी वो यहाँ पे आके 2020 के अराउंड 21 के अराउंड वो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ और अभी शेयर काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक चीज यहाँ पे नोटिस करने की है, हो सकता है आपको थोड़ा सा जूम करके मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो कैंडल आपको दिख रही है जनवरी 2019 की, ये एक यहाँ पे आपको एक ग्रीन बार दिख रहा होगा जो कि इसके लाइफ टाइम का प्राज इंडस्ट्री का जब से इसकी चार्ट पैटर्न की हिस्ट्री है 1999 से अभी तक के सबसे ज्यादा वॉल्यूम इस बार में आया है। ये वाला बार जो है ये जनवरी 2019 का बार है। इस समय सबसे ज्यादा बाइंग इस शेयर में आई है। और उसके बाद डेफिनेटली यहां से ही शेयर पिक कर जाता, लेकिन कोविड आया जिसकी वजह से ये डाउनफॉल आपको यहाँ पे रेड कैंडल्स दिख रहे हैं। लेकिन जैसे ही कोविड की रिकवरी हुई, जो पूरा बुल मार्केट आया, तो वो पहले अपना उस प्राइस को रिकवर किया एंड तब से ये शेयर ने वापस पीछे मुड़ के नहीं देखा है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक प्राइस वॉल्यूम एक्शन दिखता है जो कि जनवरी के अराउंड 2019 में हुआ था। इसको भी हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा यहाँ पे इस समय क्या हुआ था। फिलहाल टेक्निकल पैटर्न जो दिखता है वो काफी स्ट्रांग दिख रहा है। मंथली चार्ट पैटर्न में इसने फ्लैग एंड पोल का चार्ट पैटर्न काफी दो बार यहाँ पे ब्रेक करता हुआ दिख रहा है। एक टाइम ये यहाँ पे जो कि 2023 के समय कंसोलिडेशन किया और अभी रिसेंटली इसने फिर से अपने एक पोल को ब्रेक किया है। सो यहाँ पे जो ब्रेकिंग हुई है ये वॉल्यूम काफी यहाँ पे भी अच्छी स्ट्रांग दिख रही है। सो सस्टेनेबल लगती है कि यहाँ से प्राइस ज्यादा डाउन नहीं जाएगा। अगर जस्ट इन केस आता भी है तो आई थिंक 650 रुपीज का इसका डाउनफॉल होगा। अदरवाइज ये काफी अपने RSI भी इसके सपोर्टिव है। सो ट्रेड यहाँ पे या तो कंसोलिडेशन होगी या तो ये यहाँ से ऊपर ही जाएगा टेक्निकली। तो अब आ जाते हैं बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट में जो कि इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है। इसमें हम समझेंगे कि सबसे पहले तो कंपनी क्या है, ठीक है, बिकॉज कंपनी में जो टर्नओवर हो रहा है बिजनेस का वो काफी इंटरेस्टिंग है। सो देखिए कंपनी काफी पुरानी है, 40 साल से ऊपर इसकी लेगेसी है, 400 पेटेंट्स हैं इसके पास। अगर अदरवाइज देखा जाए तो बहुत वाइडली ग्लोबल कंपनी है। देखने के लिए छोटी लगती है मिड कैप के हिसाब से, बट इनका जो प्रेजेंस है मोर देन 100 कंट्रीज में है। प्लस इनके पास रिपीट कस्टमर्स हैं जो बिजनेस से इनको आते हैं एंड इनके बाकी के रेवेन्यूज और जो इनके फाइनेंशियल पैरामीटर्स है वो काफी स्ट्रांग है। कंपनी जो है वो अपने रेवेन्यू 3 सेगमेंट से मेजरली ड्रॉ करती है। एक है इनका बायो एनर्जी जहां से 74% आता है, हाई प्योरिटी से 8% आता है और इंजीनियरिंग सेगमेंट से 18% आता है। प्लस अगर इनकी जो ऑर्डर बुक देखी जाए वो FY24 में 38,000 मिलियन यानी कि ऑलमोस्ट 3,800 करोड़ का इनका जो ऑर्डर बुक था वो FY24 का था। ऑलमोस्ट उसी के अराउंड इन्होंने रिपोर्ट भी किया था सेल्स। अब जो हम बात करते हैं इनटेक का, वो इससे भी ज्यादा इनके पास इनटेक है, 4,000 करोड़ का इनके पास कुछ इनटेक है। इनके ग्लोबल प्रेजेंस का अंदाजा यहां से लगाया जा सकता है कि ये मोर देन 1000 रेफरेंस ऑर्गेनाइजेशन है स्प्रेड अक्रॉस 6 कॉन्टिनेंट। एंटार्क्टिका को छोड़कर ये सारी जगह पे इनके वाइड स्प्रेड रेफरेंसेस पॉइंट हैं जहां पे इनके कस्टमर्स हैं, बायर्स हैं, जहां से ये अपने प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहे हैं। तो इनका ग्लोबल प्रेजेंस काफी स्ट्रांग है। एक मिड कैप कंपनी होने के बाद भी इतना स्ट्रांग ग्लोबल प्रेजेंस होना काफी अच्छी बात है। पार्टनरशिप की अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो इनका कस्टमर बेस है वो काफी स्ट्रांग पेट्रोलियम सेगमेंट में है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, ये इनसे इथेनॉल खरीदता है। और बाकी अगर देखा जाए तो इनके रिसर्च में, एकेडमिक रिसर्च में काफी यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट है जहां पे ये रिसर्च करते हैं। अब यहाँ पे रिसर्च की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जैसा कि हमने बोला ये एक बायो एनर्जी और एक तरह से बायो प्रोसेसिंग यूनिट में काम करते हैं। तो वहां पे कई बार आपको इस तरह के साइंटिफिक इन्वेंशंस करने होते हैं, डिस्कवरीज करनी होती है कि और किस तरह से हम नए नए प्रोडक्ट और प्रोसेसर्स को डिजाइन कर सकते हैं। तो वहां पे एकेडमिक में ये R&D करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, जो कि आगे जाकर के ये कस्टमर्स को सेल करेंगे। टेक्नोलॉजी में इनके काफी एडवांस टेक्नोलॉजी, ग्लोबल टेक्नोलॉजीज को ये यूज कर रहे हैं। USA, स्वीडन से पार्टनरशिप करके ये टेक्नोलॉजी को गेन कर रहे हैं और साथ ही साथ इनका काफी अच्छा कोलैबोरेशन और एसोसिएशन है गवर्नमेंट से और रिसर्च इंस्टीट्यूट से। सो नेटवर्क और पार्टनरशिप इनका काफी स्ट्रांग दिखता है। अब हम बात करते हैं इनके बिजनेस सेगमेंट्स की। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये जो हमने अभी जस्ट बात करी, तो सबसे बड़ा सेगमेंट इनका बायो एनर्जी का है, यानी कि ये इथेनॉल प्लांट्स हैं इनके पास, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। कंप्रेसेस बायोगैस, जिसका मैं शॉर्ट फॉर्म में CBG भी यूज करूंगा आने वाले डिस्कशन में, वहां पे ये अपना इनका एक बिजनेस सेगमेंट है। प्लस ये फ्यूचर फ्यूल्स में काम कर रहे हैं, यानी कि हाइड्रोजन, बायो, मेराइन बायोफ्यूल, ये फ्यूचर में इस तरह के जो फ्यूल्स है वहां पे ये इनका इनोवेशन और फोकस है। सो बायो एनर्जी के सेगमेंट में इनका काफी स्ट्रांग बिजनेस सेगमेंट है। प्योरिटी सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो ये वाटर सिस्टम, प्यूरिफायर, मॉड्यूलर प्रोसेस सिस्टम और वैल्यू एडेड सर्विसेज भी देते हैं, जहां पे ये वाटर ट्रीटमेंट को फोकस करते हैं। और इंजीनियरिंग बिजनेसेस में अगर हम बात करें तो इनके जो प्रोसेस इक्विपमेंट्स हैं, मॉड्यूलराइजेशन हैं, ब्रूवरी और बीवरेजेस, यहाँ पे ये डिजाइन करते हैं, ये इस तरह के इंजीनियरिंग करते हैं जो इनके कस्टमर्स इनसे ये प्रोसेसेस और ये इक्विपमेंट्स खरीदते हैं। R&D की बात करें तो जैसे कि हमने बोला कि अभी ये कंटिन्यू डेवलपमेंट और रिसर्च कर रहे हैं कि किन अलग अलग तरीके से ये बायो एनर्जीज और अपने इक्विपमेंट्स को डिजाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे इनका फोकस होने वाला है। सो बिजनेस सेगमेंट इनका काफी स्ट्रांग है और काफी क्लियर है कि ये किन सेगमेंट्स में काम करना चाहती है ये कंपनी। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट सेगमेंट है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां पे ये ग्रोथ ड्राइवर्स की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर कंपनी का किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो वो बोल रहे हैं कि इनका जो इथेनॉल है और उसका फ्यूचर में जो आउटलुक है, वहां से काफी अच्छी ग्रोथ आने की जो पॉसिबिलिटी है वो ये है, क्योंकि जो इंजन्स में आपके फ्यूल्स यूज होते हैं, पेट्रोल और डीजल, उसमें इथेनॉल की ब्लेंडिंग करना गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएट किया गया है। इथेनॉल जो है वो पेट्रोल और डीजल में मिलाया जाएगा, जिससे फ्यूल की इफिशियंसी काफी अच्छी होगी
और इसके लिए कंपनियों को इथेनॉल बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स और इनिशिएटिव्स मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ये कंपनी इथेनॉल के प्रोडक्शन में फोकस कर रही है। हाइब्रिड व्हीकल्स जो होंगे फ्यूचर में, वहां पे भी इथेनॉल का रन जो है वो काफी ज्यादा यूज होने वाला है, इवन इलेक्ट्रिक बैटरीज में भी। SAF सस्टेनेबल एयर फ्यूल, यानी कि जो फ्यूल एयरक्राफ्ट्स में यूज होते हैं वहां पे भी एक ब्लेंडिंग होगी इथेनॉल की, जिसकी वजह से इथेनॉल का कंजम्पशन बढ़ेगा। इसका मतलब क्लियर है कि एक जो ग्रोथ है वो इनकी इथेनॉल के प्रोडक्शन से आने वाली है, और ये चीज सिर्फ इंडिया में नहीं, इवन ग्लोबल में भी काफी अप्रिशिएट और एंकरेज की जा रही है कि इथेनॉल का यूज होना चाहिए। इथेनॉल का यूएस, जहां पे इथेनॉल की अपॉर्चुनिटी यूएस में भी है, इथेनॉल की अपॉर्चुनिटी ब्राजील में भी है, और जो मैंने बात करी सस्टेनेबल एयर फ्यूल की, इसके लिए तो इंटरनेशनल लेवल पे कई एग्रीमेंट्स भी हो रखे हैं। सो डेफिनेटली इंटरनेशनल लेवल पे और लोकल इंडिया लेवल पे ये दोनों पैरामीटर काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो इनका ग्रोथ ड्राइवर है वो CBG यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस। ये जो है बायोगैस और बायोगैस का इनिशिएटिव, ये पीछे से सपोर्ट होता है गवर्नमेंट प्लान से, बिकॉज गवर्नमेंट खुद एनकरेज कर रही है इंडिया और इंडिया के कंपनीज को जो बायोगैस में काम कर रही हैं, उनके लिए वो ऑलरेडी बायोगैस प्लांट सेटअप कर रही है अक्रॉस इंडिया, और इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। सो डेफिनेटली उससे भी इस तरह की कंपनियों को काफी एडवांटेज मिलेगा। अगर हम बात करें प्योरिटी की, तो डेफिनेटली जो इनके जो बायोफार्मा में है हाई कैपेसिटी फर्मेंटर, ये बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि बायो फार्मा कंपनियों में यूज होते हैं, इस तरह के इक्विपमेंट्स को बना रही है और सेल कर रही है। अगर हम बात करें एनर्जी ट्रांजिशन और क्लाइमेट एक्शन की, सो डेफिनेटली ये जो न्यू एज बिजनेस है और एनर्जी कंजम्पशन की बात होती है, वहां पे ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए भी काफी यहाँ पे इनिशिएटिव है। और रिन्यूएबल केमिकल और मटेरियल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से और इंडस्ट्री की तरफ से काफी सपोर्ट है। और फ्यूचर फ्यूल्स की जो कि हमने बात करी, मैराइन बायोफ्यूल्स, बायो हाइड्रोजन और बायोमिथेनॉल, ये वो सारे पैरामीटर्स है जहां पे कंपनी को फ्यूचर ग्रोथ काफी मिलने के चांसेस हैं। सो ये चीज आपको अगर समझ में आ गई तो मतलब आपको कंपनी में कॉन्फिडेंस आना चाहिए। लेकिन आगे अगर मैं बात करूं तो जो फ्यूचर में देखा जा रहा है, तो इसको कंपनी इन्वेस्टमेंट के तरीके से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर रही है, पायलट प्लांट्स ये बायोप्लास्टिक को लेकर के सेटअप कर रहे हैं। सेम स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए कंपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, अपने कैपेक्स को एंकरेज कर रही है। सो क्लियरली यहाँ पे अगर कंपनी की जो हमने बिजनेस आउटलुक की बात करी और फ्यूचर आउटलुक की बात करी तो काफी स्ट्रांग है। लेकिन क्या ये कंपनी हमेशा से ये कर रही थी, या कुछ बीच में कभी कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इस तरह की परफॉर्मेंस आ रही है? और अगर ये हमेशा से अच्छा कर रही होती तो ये नॉर्मल एक अप ट्रेंड की तरह एक नॉर्मल स्ट्रेट ग्राफ होता। लेकिन ये यहाँ पे जो सरप्राइजिंगली एक चेंज आया है, राइट, 2018 और 2020 के बाद, इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की तरफ से जो रोड मैप रिलीज किया गया था, जहां पे गवर्नमेंट ने बोला कि हमें इथेनॉल को मिक्स करना चाहिए पेट्रोल और डीजल में। सो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की तरफ से एक पॉलिसी रिलीज हुई थी बायोफ्यूल्स को लेकर के, जो कि नोटिफाई हुई थी जून 2018 में। अब मैं यहाँ पे डेट स्पेसिफिक जा रहा हूं बिकॉज इससे पता चलेगा कि प्राज इंडस्ट्री में क्यों इस तरह का बदलाव आया। इस नोटिफिकेशन और पॉलिसी की वजह से यह डिसाइड किया गया था कि 20% इथेनॉल जो है वो ब्लेंड किया जाएगा पेट्रोल में और 5% बायोडीजल ब्लेंडिंग की जाएगी डीजल में। इसकी वजह से जो है ये एंकरेज किया गया था कि हमें फ्यूचर में जितनी भी इथेनॉल की ब्लेंडिंग है उसके अगेंस्ट एक प्रोग्राम चलाना चाहिए। और गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि ये जो टारगेट है 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग का, ये हमें 2030 तक के अचीव करना है, जिसकी वजह से हमको इथेनॉल की सप्लाई को भी एंकरेज करना है और ज्यादा से ज्यादा इथेनॉल की यहाँ पे प्रोडक्शन होना चाहिए और सप्लाई होना चाहिए। तो जब यहाँ पे आप बताइए कि जब इथेनॉल जो प्रोड्यूस होगा और इसकी जो मिक्सिंग करनी है पेट्रोल और डीजल में, तो यहाँ पे इथेनॉल फिर खरीदेगा कौन? इथेनॉल खरीदने वाले हैं पेट्रोलियम कंपनीज, यानी कि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ये ऑलरेडी प्राज इंडस्ट्री के कस्टमर्स हैं जो कि इनसे बना हुआ इथेनॉल ऑलरेडी खरीद रहे हैं। और ये जो रोड मैप यहाँ पे सेट किया गया है, यहाँ पे जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उन्होंने ऑलरेडी 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग को अचीव कर लिया था 2022 में, और 23 में 12% ब्लेंडिंग अचीव कर लिया था। और टारगेट जो है वो 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का है। यानी कि जो यहाँ पे टारगेट सेट किया गया है कि 2030 तक के 20% ब्लेंडिंग को अचीव किया जाएगा, वो काफी हद तक के होता दिख रहा है। यही एक काफी बड़ी वजह रही होगी जब आप देख रहे हैं कि जनवरी 2019 में एक काफी हाई वॉल्यूम यहाँ पे आया, और इस समय कुछ इसी तरह की इंफॉर्मेशन और इसी तरह के सपोर्ट्स आए होंगे जहां पे कंपनी ने अपने इथेनॉल के प्रोडक्शन पे कुछ बड़ा कमेंट्री दी होगी, और जिसकी वजह से इन्वेस्टर का यहाँ पे इंटरेस्ट आया है। और वही आउटपुट आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 2019 के बाद से किस तरह से कंपनी के सेल्स इंक्रीज हुए हैं। और ये सारा कुछ बेसिकली जो है इनके बायो एनर्जी के सेगमेंट से, यानी कि इथेनॉल के सेगमेंट से, क्योंकि कंपनी खुद 70% तो इथेनॉल और बायो एनर्जी के सेगमेंट पे अपना प्रोडक्ट मिक्स रखती है। जो इनका रेवेन्यू था वो इतना ज्यादा कुछ इंक्रीज हुआ नहीं। 35,000 करोड़ का रेवेन्यू जो मार्च 23 में था, वो 34 के अराउंड मार्च 24 में इनका रेवेन्यू प्रोजेक्शन रहा, और वही अचीव भी हुआ है। सो यहाँ पे देखा जाए तो कोई ज्यादा रेवेन्यू में अपसाइड नहीं देखा गया। लेकिन फ्यूचर में अगर देखा जाए तो इनका अपसाइड दिखता है। 4,000 करोड़ के अप्रॉक्स मार्च 25 में इनका रेवेन्यू प्रोजेक्शन है, मार्च 26 में जाकर के 4,800 के अराउंड इनका रेवेन्यू टारगेट्स है। सो डेफिनेटली यहाँ पे एक
3,400 से लेके 4,800 तक का ऑलमोस्ट 20% का यहाँ पे रेवेन्यू टारगेट प्रोजेक्शन है। इसी वजह से जो अभी करंट ईपीएस है वो यहाँ पे नेक्स्ट ईयर के लिए एस्टिमेटेड है। अगर एवरेज देखा जाए तो 18.6 यहाँ पे ईपीएस का ग्रोथ हो सकता है, जो कि 20% ईपीएस यहाँ पे ग्रोथ प्रोजेक्टेड है। सो सेम आपको यहाँ पे प्रोजेक्शन दिखेगा। अगर हम हमारे मेथड से प्राज इंडस्ट्री के टारगेट्स को सेट करें तो अभी जो इसका जुलाई में 733 का प्राइस चल रहा है विद करंट पीई ऑफ 49। अगर इसका देखा जाए तो करंट ईपीएस 15.4 चल रहा है, राइट। और अब इसकी फेयर वैल्यू जो निकल के आती है वो इंडस्ट्री पीई पे निकल के आएगी। इंडस्ट्री पीई जो अभी है 44 का है, अभी जो शेयर यहाँ पे 49 के पीई पे चल रहा है, तो डेफिनेटली जो इसकी फेयर वैल्यू है वो 680 के अराउंड है। सो यहाँ पे ज्यादा कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ता बिकॉज ये अपने फेयर वैल्यू से थोड़ा ही ऊपर है, 8% के करीब। लेकिन जो इसका फ्यूचर ईपीएस टारगेट्स है वो 21% के हिसाब से 18.6 आता है, जो कि हमने अभी रिसेंटली देखा। एस्पिरेशनल पीई की बात करें तो जो उनके करंट पीई है उसके बेसिस पे 50 के पीई पे जो इसका शेयर टारगेट निकल के आता है वो आता है 930 रुपीज, जो कि आज के प्राइस से 27% अपसाइड दिखता है। ये 27% कई चीजों से निकल के आ रहा है। पॉइंट नंबर 1 रेवेन्यू प्रोजेक्शन जो कि 20% का है। पॉइंट नंबर 2 ईपीएस प्रोजेक्शन जो कि अगेन 21% का है। सो फेयरली देखा जाए तो 27% का यहाँ से टारगेट काफी अचीवेबल दिखता है। और अगर हम 3 इयर्स टारगेट की बात करें तो एक 20% से ऑन एन एवरेज ईपीएस ग्रोथ होगी, जो कि 26.8 के अराउंड ईपीएस इसका लैंड करेगा। 50 के पीई से मार्केट इसको 1339 का प्राइस देगा, जो कि करंट प्राइस से ऑलमोस्ट 83% का यहां से अपसाइड दिखता है। सो ये इसके रिलेटिवली एक अचीवेबल प्राइस दिखते हैं। और ये जो एस्टिमेशन है मैंने अवेयरनेस के लिए बनाई है और आप लोगों को समझाने के लिए बताई है कि किस तरह से आप इसके फ्यूचर को देख सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं। बट इन्वेस्टमेंट डिसीजन यहाँ पे लेने से पहले आप सेल्फ एनालिसिस कीजिए, कभी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ से और फर्दर काफी स्ट्रॉन्ग फ्यूचर प्रोजेक्शन नहीं दिखते। बिकॉज पिछले 5 सालों में जो हुआ उसके पीछे का जो मेजर रीजन है वो है पीई री रेटिंग। यहाँ पे देखिए जो इसकी पीई हमेशा से जो होती थी उसमें टॉप पे इसकी पीई 54 के अराउंड 60 के अराउंड होती थी और बॉटम से इसकी पीई अभी देखा जाए तो 6-7 पे होती थी। तो एक रेंज था जहां पे मीडियन पीई 24 होता था। बट अब जो कि करेक्शन आया है और बिजनेस मॉडल इनका काफी हद तक के चेंज हुआ है, इसकी वजह से इसका टॉप का पीई 80 के अराउंड गया है और फिलहाल पिछले 5 साल में इसका बॉटम पीई 30 के अराउंड रहा है। सो अब जो इसका एवरेज मीडियन पीई है वो अब 24 ना हो करके 40-45 के अराउंड रहेगा। इसीलिए अब जो यहाँ पे री रेटिंग होनी थी वो हो चुकी है और यहाँ से जो फ्यूचर आउटलुक है वो सिर्फ ईपीएस ड्रिवन होगा। पीई एक्सपेंशन से यहाँ पे कोई ग्रोथ आने की पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। जो भी कुछ यहाँ पे ग्रोथ आएगी वो ईपीएस से ग्रोथ आएगी और जो कि हमने एस्टिमेट किया है जो ईपीएस ग्रोथ है वो 20% के अराउंड ही सेट रहेगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी मई में प्राज इंडस्ट्री की, उससे निकलने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। डिसिप्लिन इन्वेस्टर के चैनल में हमने कम्युनिटी के टैब में एक पोल पोस्ट किया है जहां पे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए कितना टाइम हो गया है, 3 महीने, 1 साल, 3 साल या 5 साल। प्लीज इसको जाकर के आप वोट कीजिए बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन को मैं यूज करने वाला हूं आगे आने वाले फ्यूचर वीडियो में, जहां पे मैं टाइप ऑफ इन्वेस्टर के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। और हम ये चीज समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आप एक न्यू बिगनर हो तो आपको किस तरह की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए और अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हो तब आपको किस तरह के मिनिमम एनालिसिस करनी चाहिए। और इसलिए मेरे को आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको वोट कीजिए। मेरा टारगेट है कि हम यहाँ पे एटलीस्ट 100 वोट्स अचीव करें ताकि एक प्रॉपर एनालिसिस आउटपुट यहाँ से निकल के आ सके। तो कंटिन्यू करते हैं हमारे कॉन्फ्रेंस कॉल के पॉइंटर्स को लेकर के। सो मैनेजमेंट यहाँ पे बोलते हैं कि इनका जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 2x ग्रोथ हुआ है, हेल्दी ग्रोथ हुई है और सिग्निफिकेंट ग्रोथ ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं डोमेस्टिक यानी कि इंडिया में एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट में फॉर FY25। फिर एक काफी इंटरेस्टिंग पॉइंटर है यहाँ पे, द लो कार्बन इथेनॉल अपॉर्चुनिटी इन द यूएस इज एक्सपेक्टेड टू गेट मोमेंटम पोस्ट नोटिफिकेशन ऑफ 45Z अंडर IRA एक्ट। सो अब ये क्या है, ये इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट का सेक्शन 45Z है यूएस गवर्नमेंट का। सो सर यहाँ पे मैं आपका एक अटेंशन ग्रैब करूंगा। ये जो सेगमेंट है ये हमारे स्टॉक मार्केट क्लासेस के प्लान से बहुत पहले आ गया है, यानी कि ये अब हम चले गए हैं ग्लोबल और ग्लोबल में होने वाले रिफॉर्म्स, इकोनॉमी और उनके जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है वहां पे हमारी बात आ गई है, वहां पे हम डिस्कशन शुरू कर दिए। सो ये मैक्रो इकोनॉमिक का एक तरह से चैप्टर था जो आगे हम फ्यूचर में कभी कवर करते, लेकिन ये टॉपिक समय से पहले आ गया है और अब हमें इसको एटलीस्ट प्राज इंडस्ट्री के हिसाब से समझना चाहिए। सो यहाँ पे मैं इसको क्विकली कवर करने की कोशिश करूंगा कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी जो है एंड आईआरएस जो है, इन्होंने एक नोटिस रिलीज किया था अभी वेरी रिसेंटली मई 2024 में। इसके अकॉर्डिंगली जो है 45Z में क्लीन फ्यूल पीटीसी रजिस्ट्रेशन की गाइडेंस आई हुई है। इसका मतलब यह है कि कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो फ्यूल को बनाती है वो अपने फ्यूल को क्लीन है इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेगी और यहाँ पे जो कंपनी है वो अपने फ्यूल को क्लीन फ्यूल है इसके बारे में प्रूफ करेगी, जिसकी वजह से उनको मिलेगा टैक्स क्रेडिट्स। यानी कि जो भी कंपनी है इस तरह के फ्यूल्स बनाती है वो अगर ये प्रूफ कर सके कि इनके फ्यूल्स जो है वो क्लीन है और कार्बन इंटेंसिटी स्कोर उनके काफी अच्छे हैं, उसकी वजह से इनको टैक्स बेनिफिट्स मिलेगा। और ये वो कंपनी कब प्रूफ करेगी, जब वो अपने फ्यूल में इथेनॉल ऐड करेगी। और इथेनॉल कब ऐड करेगी, जब वो किसी से इथेनॉल खरीदेगी। और किससे खरीदेगी, प्राज जैसी कंपनी से। तो यहाँ पे आपको ये जो मैक्रो इकोनॉमिक का एक छोटा सा क्लास मिला है,
अगर आपको ये कॉन्सेप्ट में मजा आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने आज कुछ नया सुना है। अगर हम लोकल बात करें तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का इनका जो प्लांट रिकमीशन था वो अभी अंडरवे है, तो डेफिनेटली इससे भी वो 1 मिलियन लीटर ऑफ इथेनॉल वो ऑलरेडी अभी प्रोड्यूस कर रहे हैं और फ्यूचर में और करेंगे। सीबीजी जो इनका बायोगैस के प्लांट्स है वहां पे ऑलरेडी इनके फर्दर डेवलपमेंट चल रहे हैं और इंक्वायरी आ रही है इनके सीबीजी प्लांट्स को लेकर के। इंक्वायरी मतलब कि लोग इंटरेस्टेड हैं इनके सीबीजी प्लांट्स को लेकर के, और अगर ये इंक्वायरी कन्वर्ट होकर के किसी ऑर्डर में कन्वर्ट होती है तो डेफिनेटली फ्यूचर में और बिजनेस आने की यहाँ पे हाई पॉसिबिलिटी है। मॉड्यूलर सॉल्यूशंस जो कि यहाँ पे हमने ब्लू हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स, इनके वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं यूरोप में जो कि ये बिल्ड अभी कर रहे हैं। सो डेफिनेटली ये अलग अलग वेंचर्स कर रहे हैं। मैंगलोर में जो इन्होंने जेनेक्स फैसिलिटी अभी फरवरी में कमर्शियलाइज की है, ऑलरेडी वहां पे इनके प्रोडक्शन शुरू हो चुके हैं। बायोफार्मा सेगमेंट्स में जो कि इनके हाई कैपेसिटी फर्मेंटर्स ये जो बनाते हैं, जो कि इक्विपमेंट्स है, ये ऑलरेडी यहाँ पे ब्लड प्लाज्मा प्रोजेक्ट्स और अलग अलग बायोफार्मा कंपनीज इनसे खरीद रहे हैं। एंड डेफिनेटली जो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज है और ब्रूअरी बिजनेसेस हैं वहां पे भी इनके कैपेक्स प्लान्स ऑलरेडी हैं जो कि हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड जब मैनेजमेंट से पूछा गया कि हाउ डू यू थिंक अबाउट FY25, सो मैनेजमेंट बोलते हैं कि हाँ, स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखा जा रहा है बायोगैस प्लांट के थ्रू और उनका जो मॉड्यूलराइजेशन सेगमेंट है, सो डेफिनेटली यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर भी इनका काफी स्ट्रॉन्ग दिखता है और जो इनका इथेनॉल प्रोडक्शन है वो अच्छा होगा बिकॉज जो पिछला स्ट्रॉन्ग शुगर सीजन है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि जो इथेनॉल है वो एक शुगर का बाई प्रोडक्ट है, तो शुगर से जब ये शुगर का सीजन जब भी अच्छा होगा इथेनॉल के प्रोडक्शन उसी हिसाब से काफी अच्छे होंगे। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग एक कमेंट्री है वो ये है कि दे हैव मेंशन्ड दैट आवर 2030 टारगेट्स इज 3x ऑफ रेवेन्यू। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो इनके रेवेन्यू है ऑलमोस्ट 3400, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 6 सालों में अभी से 2030 में ये रेवेन्यू यहां से 3 गुना हो जाएगा, यानी कि ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ का सेल्स ये करेंगे। तो जब रेवेन्यू 3 गुना हो जाएगा सो डेफिनेटली प्रॉफिट भी 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 200-300 करोड़ से वो 900 करोड़ के करीब हो जाएगा। यानी कि जो इनके ईपीएस है ये भी 3 गुना होने की पॉसिबिलिटी है, यानी कि 15 का ईपीएस जो है वो 45 का ईपीएस तक जा सकता है। और सेम चीज मैं यहां पे भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं। देखिए जो 45 का ईपीएस है वो एक्सपेक्टेड है कि वो 2030 में होगा, और मैं जो प्रोजेक्शन कर रहा हूं कि इसके बीच का जो ईपीएस है 26 वो 2027 में हो जाएगा। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन है और काफी कॉन्फिडेंट प्रोजेक्शन है जो कि काफी मैच भी कर रहा है कि जिस तरह से मैनेजमेंट यहाँ पे कमेंट दे रहा है। और ये जो सारा कुछ फ्यूचर आउटलुक है ये डेफिनेटली इनकी बायो एनर्जी से आएगा, प्लस जो इनके जो बायोगैस प्लांट्स हैं और सस्टेनेबल एयर फ्यूल्स हैं और फ्यूचर बायोफ्यूल्स हैं, मराइन फ्यूल्स हैं, वहां से ये काफी इनको ग्रोथ मिलेगी। सो देखिए कमेंट्री तो काफी स्ट्रांग है, आउटलुक काफी अच्छा दिख रहा है, बट टेक्निकली अगर देखा जाए तो एक अगर काफी अच्छी रैली हो चुकी है प्राज इंडस्ट्री में। अगर आप इसमें पहले से इन्वेस्टमेंट है तो बहुत अच्छे से और कॉन्फिडेंटली कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी तरह से डीप स्टडी कीजिए। और लेकिन अगर आप सोचते हैं कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़ा सा यहाँ पे आई थिंक एक अच्छे प्राइस पॉइंट का वेट करना चाहिए। आई थिंक 650 के अराउंड इसका काफी एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। एंड अभी क्योंकि मार्केट भी काफी टॉप पे है, अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़ा सा यहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो देख लीजिए कि मिड कैप के स्टॉक्स आपके पास कितने हैं, आपके एलोकेशन कितना है। अगर फिर भी आप इसमें प्राज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा एक डिस्काउंटेड प्राइस का वेट करना चाहिए। कुछ 650 के अराउंड अगर मिलता है तो काफी एक अच्छा एंट्री लेवल पॉइंट हो सकता है। तो आपको ये वीडियो में ऑलरेडी इतना तो समझ में आ गया होगा कि कंपनी काफी इंटरेस्टिंग है और काफी ग्लोबल नेचर की है। सो इसलिए इसको ट्रैक करना उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। काफी कुछ पैरामीटर्स होंगे मैक्रो इकोनॉमी लेवल पे जो इसको इंपैक्ट करेंगे। सो उस तरह की स्टडी आपको रखनी पड़ेगी, उस तरह का रिसर्च इस पे करना पड़ेगा। बट कंपनी डेफिनेटली काफी इंटरेस्टिंग है, फ्यूचर एंड फॉरवर्ड लुकिंग वाली कंपनी है ये। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।